इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है सबको? वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस कर चलिए, तो आज है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम कहा था कि लाइट के ऊपर जितनी भी थ्योरी आई थी, ठीक है, लाइट के ऊपर इससे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एक है न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, एक है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एक है न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। जब तक आपके पास दो चीजें थी, फर्स्ट चीज थी, ठीक है, कि आपके पास लाइट की, हमने कहा था कि लाइट को जो आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स किस में कौन कौन से ब्रांच पढ़ते हैं ऑप्टिक्स की? ऑप्टिक्स की पढ़ते हैं हम, एक तो पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दूसरा पढ़ते हैं हम रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और तीसरा पढ़ते हैं हम डुअल नेचर। देखिए, सारी कहानी जो ओरिजिन ऑफ क्वांटम यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें क्या पढ़ते हैं हम? लाइट के बारे में ही पढ़ते हैं। उसके बाद जब डुअल नेचर शुरू होता है आपके पास, यहां पर जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, या डी ब्रॉगली बोल सकते हैं हम डायरेक्ट, डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, जो 19 कई बुक से 1924 लिख देते हैं, कई बुक से 1923 लिख देते हैं, 24 लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां से ओरिजिन होता है न्यू क्वांटम मैकेनिक्स का, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का। और इससे पहले जो आप पढ़ते हैं, इससे पहले क्या पढ़ता है? इससे पहले पढ़ता है कि आपके पास क्या है, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया दूसरा? कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसको बोला जाता है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, इसे बोला जाता है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। अभी पढ़ते हैं कि ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स क्या मानती थी। यहां से जो, अगर मैं बात करूं ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास, जो आपके पास ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो जाएगा आपके पास? जो ये बताता है आपके पास, जो भी आपके पास लाइट थी, यानी लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। किसको बताता है? पार्टिकल नेचर को बताता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। और ये क्या लाइट बोलते हैं हम? रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यू क्वांटम मैकेनिक्स थी, जहां से डी ब्रॉगली का एरा शुरू हुआ, डी ब्रॉगली ने, इसको बोलते हैं न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते थे इसे? न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये जो न्यू क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें क्या माना गया कि जो रेडिएशन है, ये क्या करती है? डुअल नेचर रखती है, एक वेव की तरह भी रखती है और पार्टिकल की तरह भी रखती है। तो ये आपके पास डुअल नेचर आ जाता है। उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि लाइट के बारे में जान लेते हैं कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट, ठीक है, हमने कहा जो लाइट है, जिसकी जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, वो है ऑप्टिक्स। हम ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे, तो वापस सही चीजें तो मैं करवाऊंगा यहाँ पर। तो एक कहा हमने वेव ऑप्टिक्स, दूसरा कहा था हमने रे ऑप्टिक्स, तीसरा कहा था डुअल नेचर। डुअल नेचर, देखिए, ये 1670 के आसपास की कहानी। यहां पर वेव के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दी थी, वो थी न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी। अच्छा, न्यूटन ने क्या थ्योरी दी थी अपनी? न्यूटन ने क्या कहा कि जो लाइट आ रही है, पहले तो आपके पास लाइट किससे बनी है? जो लाइट है, ये बोलते हैं कि ये लाइट है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। अब ये लाइट सोर्स है, ठीक है, क्या है आपके पास? ये लाइट सोर्स है।
तो लाइट सोर्स किससे मिलकर बना? छोटे छोटे पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना। अब ये लाइट क्या हो रही है, जब यहां से ओरिजिनेट हो रही है तो ऐसे पार्टिकल के फॉर्म में आप तक पहुंच रही है, पार्टिकल से पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल की फॉर्म में ये ओरिजिनेट हो रही है लाइट सोर्स से और आप तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच रही है। ये किसकी थ्योरी थी? ये थी 1670 के आसपास की बात। ठीक है, ये माना जाता था, न्यूटन ने यहाँ पे दिया था। इसके बाद यही थ्योरी मॉडिफाई हुई थी, यानी इसको आगे एक्सटेंड किया गया था, यानी इस लाइट के बारे में अब इन्होंने क्या कहा? कौन आए थे? हाइगेंस आए थे। ठीक है, हाइगेंस आए थे। अच्छा, हाइगेंस ने क्या कहा? हाइगेंस आए थे। तो हाइगेंस ने क्या कहा? हाइगेंस थ्योरी कि लाइट क्या है? लाइट ऐसा नहीं है कि पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना। इन्होंने क्या कहा? ये है नॉन मैकेनिकल, सॉरी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव है। लाइट कैसी है? एक मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव है तो इसके लिए प्रोपेगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, एक संचरण करने के लिए, प्रोपेगेशन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ये थ्योरी आपके पास, जो न्यूटन की थ्योरी थी, ये आपके पास क्या बता देती है? क्या क्या एक्सप्लेन कर पाती है? ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर देती है, परावर्तन और अपवर्तन को तो एक्सप्लेन कर पाती है, पर आपके पास जैसे ही और फिनोमेना आते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस आ गया, डिफ्रैक्शन आ गया, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो आपके पास जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया, इनको क्या है? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये जब इन्होंने, हाइगेंस ने जब अपनी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने क्या कहा कि आपके पास लाइट क्या है? क्या है आपके पास? जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है, यानी इसको क्या है आपके पास? क्या है? प्रोपेगेशन के लिए, इसको प्रोपेगेशन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और ये एक्सप्लेन कर पाते हैं इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को क्या कर पाते हैं? एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर यहां से और सारी थ्योरी आती है, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं आप इसमें, ये तो हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। पर यहां पर लाइट के ऊपर जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो है मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी। अब ये क्या कहती है आपके पास? ये 1885 की बात है। अब ये मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बताती है कि लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? लाइट एक नॉन मैकेनिकल है। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब इसके बाद तो आप जब ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ईथर मीडियम की हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम किसमें? ऑप्टिक्स में, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि लाइट के बारे में जो थ्योरी थी वो क्या क्या थ्योरी थी। तो सबसे पहले थ्योरी थी वो थी न्यूटन की, फिर हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने क्या कहा था कि लाइट पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी है, लाइट एक क्या है? हाइगेंस की थ्योरी और पढ़ेंगे हम। इन्होंने क्या किया था, जो आपके पास इन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट है वो क्या? एक वेव है। ठीक है, क्या है? वेव है। तो वो क्या करते हैं, जो आपके पास जब क्या करेंगे, जब हम इसकी हाइगेंस की थ्योरी पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे कि आपके पास क्या आता है। ठीक है, कि जिन्होंने क्या बोल दिया कि लाइट एक वेव है, वो कैसी है? मैकेनिकल वेव है। ठीक है, और डीप में ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बाद में जब आपके पास इसको और देखा गया तो मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, यानी कैसे नेचर की है? इसको नॉन मैकेनिकल का मतलब इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रोपेगेशन के लिए नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। यानी सनलाइट, सनलाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी एक रेडिएशन है जो आप तक पहुंच रही हो। कैसे? इन्होंने कहा कि किसी क्या है? इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके पास इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। तो यहां तक की कहानी आपकी कंप्लीट होती है कि अब जो है ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपके पास रेडिएशन है, वो कैसी है? नॉन मैकेनिकल वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा हमको ये पता चल गया कि वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। ठीक है, कैसी है? ट्रांसवर्स इन नेचर है। ठीक है, कैसी है? लाइट कैसी है? ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर है। अब जो आपके पास, ये यहां तक क्लियर हुआ। अब आपके पास
जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, देखिए ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स क्या आपके पास, ये लाइट की ज्योमेट्री के बारे में बताती है कि अगर आपने यहाँ से पास किया, लाइट सोर्स यहाँ पे रखा है तो कैसी ज्योमेट्री बनाती है। यानी रे ऑप्टिक्स किसकी बताती है, ज्योमेट्री बताती है, लाइट की क्या बताती है, ज्योमेट्री। तो ये हमें ऑप्टिक्स में पढ़नी होगी, यहाँ पे नहीं जरूरत है। अब ये डुअल नेचर है आपके पास। अब यहाँ पर डुअल नेचर में जो थ्योरी आ जाती है डी ब्रॉगली, वहां पर ये पता चलता है कि लाइट क्या है, कैसी है, एज अ पार्टिकल की तरह, यानी रेडिएशन एज अ पार्टिकल की तरह और एज अ वेव की तरह पता चलेगी। पहले डुअल नेचर में आने से पहले हम आ जाते हैं किसके पास, जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स 1 है, यानी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, इसका ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, या हम कहते हैं कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ वो कहां से हुआ, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब यहां पे मैं ऐसे हेडिंग लगा सकता हूँ, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जिनका इंटरव्यू है ध्यान देना, एक एक बात पे ध्यान देना, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास, और हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आ गए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है आपके पास, उसका ओरिजिन, उसका बर्थ कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं थोड़ा सा और बेसिक में जाऊं आपके पास, तो ये कहा गया था कि सबसे पहले जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अच्छा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या कहती है आपके पास, देखिए न्यूटोनियन, यानी अगर मैं पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करता हूं तो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स कैसा बना उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन के नियम आए थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हुआ क्या था आपके पास, कि बोला जाता है कि आपके पास सपोज एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, ठीक है, क्या है ये, एक बॉडी है। अगर इसकी मोशन को मुझे डिस्क्राइब करना है तो मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। पूछा जाता है ना क्या क्या है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो आप बोलते हो कि अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मुझे पार्टिकल की पोजीशन, या आप बोल सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पार्टिकल की पोजीशन और टाइम पता हो, तो मैं उसके ऊपर लगने वाले जितने टाइप की एनर्जीज है, जितने फोर्सेस है, फोर्स, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, वर्क, सब कैलकुलेट कर सकता हूं, कर सकता हूं कैलकुलेट, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब क्या प्रॉब्लम आपसे बोला जा सकता है कि क्या है, कोई भी जो न्यूटन मैकेनिक्स बताती है कि पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है, उसकी मोशन, उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम वहां पर आ गई कि जब अगर आपके पास, देखिए मुझे एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए कितनी इक्वेशन यूज करूंगा, 3 इक्वेशन। कौन कौन से, इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, इसके लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। अगर वो वन डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो पार्टिकल इधर जा रहा है, अगर वो पार्टिकल इधर जा रहा है, पर अगर ये वाई में जा रहा हो, पॉसिबिलिटी है तो इधर भी जा सकते हो, तो कितने हो जाएंगे, प्लस 3 और इक्वेशन हो जाएंगे। और अगर वो जेड में भी गया तो कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, 3 और चाहिए होंगे। अगर वो जेड में भी जा रहा है, एक्स वाई जेड में, तो कितने हो गए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। तो एक बॉडी या एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने की आवश्यकता पड़ी, जिनका इंटरव्यू है ध्यान से सुनना, ठीक है। एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने की इक्वेशन की जरूरत पड़ी, 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ी। अब अगर मुझे 3 पार्टिकल डिस्क्राइब करने हो, सपोज 3 पार्टिकल है, अब की बार कितने पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी, एक के लिए 9, 3 के लिए 27 इक्वेशन ऑफ मोशन, 27 इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए मुझे, ठीक है। अब अगर n पार्टिकल हो तो कितने इक्वेशन लगेंगे, या 100 पार्टिकल हो आपके सिस्टम में, उसकी मोशन मेरे को डिस्क्राइब करनी है, तो कितने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास, बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी। अब बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी तो वो एक कॉम्प्लिकेट बन जाएगा ना, 27 इक्वेशन। पहले आप उनको क्या इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं आप लोग, जो आपके पास होता है v इक्वल टू यू प्लस at वाली इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं आता है न्यूटन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। तो 27 हो गए। यहाँ ये कॉम्प्लिकेट हो गए जब आपके पास ऐसा सिस्टम आया जिसमें n पार्टिकल थे, तब आप इसको
कुछ भी नोट मत करना, भी सब हो जाएगा आपके पास, समझ लो पहले। आपके पास कितने पार्टिकल हो गए, n पार्टिकल। अब अगर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स यहाँ पर लगाऊं तो एक तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो वैलिड ही नहीं है या लगेगी नहीं, पर एक कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सॉल्व करना। तब आपके पास यहां पर आती है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब यहां पर आपने जब एमएससी में पढ़ा होगा, दो टर्म यूज किए थे, एल और एच। एल और एच होते क्या है, एल एच जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपके पास क्या है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी ऑपरेटर होते हैं, क्या होते हैं, एनर्जी ऑपरेटर। अब इनकी हेल्प से क्या कर पाएंगे आप, इजीली उस सिस्टम को स्टडी कर पाओगे, इजीली उस सिस्टम की स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास उस सिस्टम को कंसीडर किया गया, टोटल सिस्टम, उसका काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो हम क्लासिकल में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो है क्लासिकल मैकेनिक्स जब हुआ तो आपके पास जब कुछ फिनोमिना से थे, ठीक है, कुछ फिनोमिना से थे एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक, मतलब 19th सेंचुरी जो थी, ठीक है, 19th सेंचुरी थी, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, उसमें क्या, या ऐसे बोल सकते हैं 19th सेंचुरी में फिजिक्स, जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या किया, क्लासिकल मैकेनिक्स को क्या बोला गया कि जो आपके पास न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्या की थी इन्होंने 19th सेंचुरी में, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स को, न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स को, न्यूटोनियन, इन्होंने क्या कहा कि एक तो न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स है आपके पास, ठीक है, न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स। अब न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या करते हैं, डिस्क्राइब द डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी, डिस्क्राइब द डायनेमिक्स ऑफ बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ बॉडी, यानी किसी निकाय की डायनेमिक्स के बारे में आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स जानते हो सब आप, ठीक है। अब मैक्सवेल जो आपके पास क्या है, जो मैक्सवेल सेकंड इसमें ही क्या थी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बताती है, रेडिएशन के फ्रेमवर्क को बताती है, क्या बताती है आपके पास, जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल सॉरी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी थी, ये क्या बताती है आपके पास, प्रॉपर स्टडी ऑफ रेडिएशन को बताती है, क्या बताती है, ये बताती है प्रॉपर स्टडी ऑफ रेडिएशन, प्रॉपर स्टडी ऑफ रेडिएशन के बारे में, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रेम प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द रेडिएशन के बारे में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या, ठीक है, ये हमने पढ़ भी चुके हैं कि रेडिएशन के बारे में बताती है। अब जो है बाद में कुछ टाइम बाद क्या किया, दोनों थ्योरी को, जब आपके पास ये क्या कंफर्म नहीं हो रहा था कि लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है, तब आपके पास दोनों थ्योरी कंबाइन हुई थी, जिसको बोलते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मोड, क्या बोल देते हैं, जब आपके पास, ठीक है, जब आपका ये कंफर्म नहीं हो रहा था, ठीक है, कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है, तो इन्होंने कंबाइन किया था, इसको बोला गया था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी। अब इसमें क्या है, इसमें बिलीव कराया गया हमको कि आपके पास क्या है, इस थ्योरी की हेल्प से क्या है, बताया गया कि आपका क्या है, रेडिएशन और मेटल दोनों को बताया गया, रेडिएशन एक्सप्लेन ऑल फिनोमिना, ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन ऑल फिनोमिना, ऑल फिनोमिना ऑफ फिनोमिना ऑफ रेडिएशन एंड मेटल थे, ठीक है, इनके सारे फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिए गए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी दो पॉइंट को,
जब आपके पास उस टाइम पे इन थ्योरी की हेल्प से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई थी। इवन कि आपके पास मैटर और रेडिएशन के जो आपके पास जो जितने भी अगर मैं जितने भी फिनोमिना थे रेडिएशन और मैटर के एंड रेडिएशन एंड मैटर के, वो एक्सप्लेन कर दिए गए थे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी, दो चीजों में प्रॉब्लम आ गई थी। एक था स्पीड ऑफ रिलेटिव यानी रिलेटिविस्टिक स्पीड, जिसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक डोमेन। दूसरा था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, प्रॉब्लम तो हम बोल सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या थी इसमें, हम लिख सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स हैज बीन टू चैलेंजेस। जो क्लासिकल फिजिक्स के पास थे, क्लासिकल फिजिक्स है या क्लासिकल फिजिक्स हैज बीन टू चैलेंज, टू चैलेंज, ये इनको एक्सप्लेन करने में चैलेंज, दो चैलेंज आ गए थे, दो चैलेंज आ गए थे। ठीक है, दो चैलेंज आ गए थे, दो चैलेंज हो गए थे। पहला था रिलेटिविस्टिक डोमेन, रिलेटिविस्टिक डोमेन। दूसरा था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। पहले के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, कि आपके पास क्या है, ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है। ये सारी क्लासिकली ही बात चल रही थी अभी। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, जितनी भी चीजें हैं, ये क्लासिकली बात हो रही है अभी। ठीक है, तो जो पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स थी, उसके पास दो चैलेंज आ गए 20वीं सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में तो सारी चीज एक्सप्लेन कर गए थे। अब 20वीं सेंचुरी जब आई थी, 20th सेंचुरी, उसमें दो चीज आ गई थी। ठीक है, पहली चीज कि रिलेटिविस्टिक डोमेन यानी क्लासिकल मैकेनिक्स ये फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में, जब पार्टिकल किसी हाई स्पीड से जा रहा है, जब पार्टिकल किसी हाई स्पीड से जा रहा है, यानी आपके पास क्या है, क्या है आपके पास, जब वो किसी रिलेटिविस्टिक, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी आपके पास, जो किसको, अगर पार्टिकल हाई स्पीड से जा रहा है, वो किसको अप्रोच कर रहा है, रिलेटिविस्टिक स्पीड को, सी को अप्रोच कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हाई स्पीड पार्टिकल। अब जब हाई स्पीड पार्टिकल जा रहा था, उसको एक्सप्लेन करने में जो है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स, पूरी क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। ठीक है, अरे ये जो थ्योरी लिखवाई है मैंने कहा था विद द हेल्प ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी, जितने भी फिनोमिना थे वो एक्सप्लेन कर दिए गए थे 19th सेंचुरी में। कहा गया था कि ठीक है, रेडिएशन है, मैटर है, ये है, सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई थी विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैक्सवेल की जो है, इन्हें क्या बोला गया था, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आप तो बाद में जब गति की आया था, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिख रहा हूं मैं, जब बाद में गति की आया था, आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो अब ये जो क्लासिकल फिजिक्स थी, ये फेल, इसके बाद दो चैलेंज आ गए थे। एक था कि रिलेटिविस्टिक डोमेन में, रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या होता है, जहां पर पार्टिकल की स्पीड किसको, सी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, उस केस में ये फेल हो गई थी, बता नहीं पाई थी कि उस पार्टिकल, जो पार्टिकल उस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है या स्पीड से मूव कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी। अब फिर कौन आए थे, अगर बात इसका सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि कौन आए थे फिर जिन्होंने इसके बारे में बताया, तो पॉल डिराक साइंटिस्ट थे। पॉल डिराक ने क्या किया, एक स्पिन मैट्रिक्स की यानी स्पिन इक्वेशन डेवलप की, और क्या किया, यानी इन्होंने क्या किया, जो पॉल डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंबाइन कर दिया, और उन्होंने कुछ इक्वेशन निकाली, और वो इक्वेशन क्या करती है, उस टाइप के पार्टिकल यानी मूविंग विद द हाई स्पीड जो पार्टिकल था, उसके बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताते हैं, उसकी जो उसके बारे में डिस्क्राइब करना हो, तो किसने किया था, पॉल डिराक ने किया था। पॉल डिराक ने क्या किया था, इक्वेशन डेवलप द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, और क्या किया था, क्वांटम मैकेनिक्स प्लस किसको किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंबाइन करके, जिनको आप पढ़ते भी है, क्या है, डिराक इक्वेशन पढ़ते हैं। जब क्या है, एमएससी के 3rd या 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, पढ़े होंगे, केजी इक्वेशन वगैरह पढ़े होंगे आपने, शायद मुझे इतना ध्यान है कि आपके पास सबने 4th सेमेस्टर में एडवांस क्वांटम आती थी, केजी इक्वेशन आती थी, डिराक इक्वेशन आती थी। तो वही इक्वेशन से क्या है, डेवलप की। उन्होंने बताया कि आपके पास अगर कोई हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तब ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाएगी। दूसरी कहानी कौन सा था, दूसरा था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें ही लिख लो, तो लिखेंगे भी साथ में ताकि, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स
classical mechanics fails to explain behavior of या आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन। आपके पास क्या है, क्या नहीं, क्या एक्सप्लेन करने, बिहेवियर ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल। ठीक है, हाई स्पीड पार्टिकल एंड इसके साथ साथ क्या जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जितने भी थे इनको एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी। कर पाए थे तो लिख लो पॉली डिराक जो थे, हैं? कौन थे? क्योंकि आपने अगर कोई प्रॉब्लम बताई है तो आप तो चलो उस टाइम तो 19वीं सेंचुरी थी, अब तो 2024 आ गया ना, तो आपसे बोलेंगे कि अब क्या थ्योरी आई। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन, तो पॉली डिराक जो इक्वेशन था, ठीक है, अब सबने नाम सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़े नाम दे रहा हूँ। पॉली डिराक जो कंट्रीब्यूशन था, अब पॉली डिराक ने क्या किया, पॉली डिराक ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ या लिख सकता हूं क्या बनाया था उन्होंने, डेवलप द इक्वेशन, क्या किया था, डेवलप द इक्वेशन इक्वेशंस टू कंबाइन किस किस को कंबाइन किया था, कंबाइन क्वांटम मैकेनिक्स प्लस रिलेटिविटी, क्या लिखेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंबाइन किया था और उसकी हेल्प से क्या किया था, कुछ इक्वेशन डिस्क्राइब किए थे, जो सॉरी डेवलप किए थे, जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मोशन ऑफ, डिस्क्राइब दी, कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्राइब दी फास्ट मूविंग, ठीक है, किसको डिस्क्राइब करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। ये क्वांटम थ्योरी हो गया, यहाँ पे भी ओरिजिन हो गया क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, इससे पहले क्या, ठीक है, इससे पहले क्या ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्या प्रॉब्लम आ गया था, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या था, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास है, देखो यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने क्या कहा, क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास पार्टिकल पता चल जाए, पोजीशन पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, आपके उस सिस्टम के बारे में, उस पार्टिकल के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम कब आ गई, जब आप एटॉमिक लेवल पे चले गए, ठीक है, एटॉमिक स्केल पे चले गए। एटॉमिक लेवल कौन सा होता है, एटॉमिक लेवल होता है, एटॉमिक लेवल में चले गए आप, यानी 10 टू द पावर -10 मीटर स्केल में चले गए। और सब एटॉमिक लेवल हो गया, सब एटॉमिक लेवल हो गया। अब सब एटॉमिक लेवल कितना हो गया आपके पास, 10 टू द पावर -15 मीटर, इस लेवल तक चले गए। वहां पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एनर्जी और मैटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू प्रोवाइडिंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट स्मॉलेस्ट स्केल, बहुत स्मॉलेस्ट स्केल में, जैसे कि एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करेंगे, वहां पर मैटर और एनर्जी के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को क्या है,
एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो गए थे। ठीक है, तो यहां से एक और, जो यहां से भी ऑरिजिन होता है किसका, बहुत सारे डेवलपमेंट थे जिनसे यहां से ऑरिजिन होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे उस सिस्टम या उस पार्टिकल के को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां से भी क्या हो गया, ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स fail to explain, fails to explain, fails to explain proper explanation, proper explanation, proper explanation ठीक है, proper explanation of matter and energy at atomic and subatomic level। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी यहां पर भी फेल हो जाती है, टू एक्सप्लेन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, टू एक्सप्लेन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट कहां पर, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे, एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब कैसे सब एटॉमिक और एटॉमिक की बात कर रहे हैं, जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स किस जो हम लिख रहे हैं ना, सब एटॉमिक यानी एटॉमिक कितना होता है, आप बोल रहे हो एटॉमिक होता है 10⁻⁻10 मीटर और सब एटॉमिक लेवल होता है 10⁻⁻15 मीटर। कौन से ऐसे फिनोमिना थे जो जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो सेवरल फिनोमिना थे, लाइक इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या है आपके पास एटॉमिक स्टेबिलिटी। इनको एक्सप्लेन क्या है, बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेन जिनको नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, यानी आपके पास नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, एंड ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके, एंड सेवरल फिनोमिना, सेवरल फिनोमिना। कौन कौन से सेवरल फिनोमिना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसके अलावा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्टेबिलिटी लिख देता हूं, एटॉमिक स्टेबिलिटी, और फिर था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और भी, और क्या है हो सकता है, कॉम्पटन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इनको क्या नहीं कर पाए थे, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, एंड कैन नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट लिख दो, कुड नॉट, कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इतनी बात, फिर और भी आगे जान लेते हैं। सब लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे थे तो अच्छी डिटेल में पढ़ा देते हैं। जाते हैं अब जो है कौन सा था, बहुत सारे सेवरल फिनोमिना थे जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, पहला ही पढ़ लेते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
ठीक है। अच्छा, एक बार मुझसे ही पूछा गया किसी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन मान गए हम नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन, और कॉम्पटन इफेक्ट भी नहीं कर पाए थे क्लास पर, क्या क्या नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन, किस वजह से? जैसे आप बोलते हैं कि किस वजह से, जैसे कि एक और था क्वेश्चन, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस वजह से, या कॉम्पटन इफेक्ट में किस वजह से पता चलता आपको कि ये लाइट का यानी रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है? तो वैसे ही भी यहाँ पर बताया गया, ठीक है, कि बताओ क्या चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया था ब्लैक बॉडी, किस वजह से आपने बोला कि ठीक है क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, यहाँ पे कौन सा रीजन था ऐसा? तो हम लिखेंगे यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हुई थी, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई थी, क्यों फेल हुई थी, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से फेल हुई। और अगर आप पूरा, ठीक है, पूरी कहानी है इसमें कि रेलेक्स लॉ आया था, ठीक है, बीम्स लॉ आया था, एक लोअर के लिए था, एक हायर वेवलेंथ के लिए था, ठीक है, लेकिन प्रॉपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो क्या वजह रही थी ऐसा एक्सप्लेन करने की? तो क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिडिक्ट कर रहा था कि आपके पास जैसे ही आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाओगे, ठीक है, अगर मैं ऐसे समझूं कि आपके पास क्या है, ये वेवलेंथ का ग्राफ है और ये एनर्जी है, ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करोगे हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, हायर फ्रीक्वेंसी कहां होगी, यहाँ पे होगी, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाओगे तो ये एनर्जी कितनी मिल जाएगी आपको, इनफाइनाइट मिल जाएगी। क्लासिकल मैकेनिक्स का ऐसा कहना था, जैसे ही आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाओगे, यानी जैसे ही आप क्या जाओगे हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाओगे, वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी। कैसी होगी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। इसको बोला जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। क्या बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। इस चीज को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स ने प्रिडिक्ट किया था कि जैसे लोअर वेवलेंथ की, सॉरी हायर वेवलेंथ की तरफ जाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है वो आपको इनफाइनाइट अमाउंट मिलना चाहिए। और इसको वो एक्सप्लेन, यानी उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था, यानी क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई थी, जो है प्रिडिक्ट किया था इनफाइनाइट एनर्जी एट हाई फ्रीक्वेंसी, इनफाइनाइट एनर्जी एट हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको बोला जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी कहानियां लिख लो, फेल्स टू एक्सप्लेन, क्या लिखेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स, क्यों हुई थी फेल, क्योंकि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था आपके पास, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई थी क्योंकि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट किया था कि एट, ऐसा लिख सकते, एनर्जी क्या हुई थी, एनर्जी प्रिडिक्टेड इनफाइनाइट एनर्जी, predicted infinite energy at high frequency, जिसको बोला जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। क्या बोला जाता है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई थी इसमें। और इसी चीज को फिर किसने शॉर्ट आउट किया था, फिर कौन आए थे इनको शॉर्ट आउट करने, मैक्स प्लांक, कौन आए थे, तो मैक्स प्लांक ने कंट्रीब्यूशन दिया था, हम यहाँ लिख सकते हैं मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा आपके पास, मैक्स प्लांक ने क्या कहा, मैक्स प्लांक ने 1900 में क्या दिया था, इन्होंने क्या कहा था, इंट्रोड्यूस द क्वांटम एनर्जी को, यानी मैक्स इन 19 सेंचुरी, यानी 1900, ठीक है, मैक्स प्लांक इंट्रोड्यूस the concept of
क्वांटम एनर्जी। किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? क्वांटम एनर्जी। अच्छा, ये क्वांटम एनर्जी क्या है और क्या, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। क्लासिकल मैकेनिक्स मानती थी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर 19 सेंचुरी जो है 1900 में क्या बताया, जो मैक्स प्लांक थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्वांटम एनर्जी टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इंट्रोड्यूस द क्वांटम एनर्जी टू एक्सप्लेन, इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ब्लैक बॉडी रेडिएशन टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, इन डिस्क्रीट, जिसको क्वांटा ऑफ एनर्जी बोल देते हैं, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है। जबकि आपके पास क्या है, जो आपके पास क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, और इसको और एक्सप्लेन करूं तो क्या है, जो आपका एनर्जी है वो अपने, यानी आपके पास, हम ये कहें कि आपके पास क्या है, जो एनर्जी एक्सचेंज होती है मैटर और उसके सराउंडिंग के बीच, वो कंटिन्यूअस नहीं होती। कैसी होती है? डिस्क्रीट होती है, क्वांटा के फॉर्म में होती है, जिसको बोलते हैं फोटोन बोलते हैं, ठीक है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है, जो मैटर की अपनी जो एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एनर्जी। तो यही डिफरेंस था, इन्होंने यही एक्सप्लेन किया था आपके पास कि जो एनर्जी होगी, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर लिख देते हैं, वो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिस्क्रीट होगी और वो क्वांटा के फॉर्म में होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो रेडिएशन थी उसको एक्सप्लेन किया। और यही बात 1905 में आइंस्टाइन ने मानी कि ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, उस बात का बोला कि सही है, ये बात सही है कि जो एनर्जी है, जो आपके पास एक्सचेंज एनर्जी हो रही हो, फोटोन के फॉर्म में हो रही है, क्वांटा के फॉर्म में हो रही है, और उस क्वांटा के पास एनर्जी कितनी होगी, E इक्वल टू एच न्यू होगी। क्योंकि यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर गई थी। क्यों फेल कर गई थी? क्योंकि ये बताने में फेल कर गई थी कि आपके पास जो सर्टेन, अगर ऐसा बोलेंगे सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों हुआ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों हुआ, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन वी प्रपोज या वी इंट्रोड्यूस द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंट्रोड्यूस ऑन द इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ना हुई तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये चीज क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया था। वो ये नहीं बता पाया था कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, फिर यानी कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी पे, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों हुआ। तो वहां पर क्या है, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। आइंस्टाइन ये बात मानते हैं कि जो फोटोन है, हर एक फोटोन के पास अपना एक क्वांटा है, जिसके पास एनर्जी कितनी है, ई एच, सॉरी, ई इक्वल टू एच न्यू है। एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है। और यही आपके पास, यही जब आपके पास नेक्स्ट और क्या प्रॉब्लम आ गई थी, एटॉमिक मॉडल, जो हम अभी एटॉमिक पढ़ के आए हैं। एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो दो में स्प्लिट हो गई, या दो से अधिक में तीन में स्प्लिट हो गई। वो क्यों स्प्लिट हुई, इसके बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स दूर दूर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। उसके बाद उसमें ही क्या है, उसके एक्सप्लेनेशन कौन देता है, बोहर देते हैं। बोहर क्या कहता है कि आपके पास जो स्प्लिटिंग हुई या जो लाइंस मिली, सीरीज जो आपके पास हाइड्रोजन एटम में जो सीरीज मिली, या फर्दर स्प्लिटिंग हुई, तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत सारे फिनोमिना से थे जिनको आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर गई थी बताने में। तो हम ये बता रहे थे यहाँ पर, ठीक है। इसमें आगे लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसमें, प्रपोज द एनर्जी। इन्होंने एक क्वांटम एनर्जी प्रपोज की थी, क्या की थी, प्रपोज्ड एनर्जी, प्रपोज that energy is quantized, that energy quantized, ठीक है, quantized, emitted in discrete quanta, discrete units लिख सकते हैं, discrete unit, जिसको बोलते हैं क्वांटा, क्या बोल देते हैं, क्वांटा बोल देते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट्स जिसको बोल देते हैं क्वांटा। और जिसके पास एनर्जी होती है, हैविंग एनर्जी। चलिए नेक्स्ट लिख देते हैं। दूसरा क्या है, हम लिखते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आ रहा है आप लोगों को?
ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? सब कुछ समझ आ रहा है? कंफर्म कर दो एक बार। सबको ठीक लग रहा है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू explain fails to explain why only certain frequency of light ejected electron। ठीक है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। ठीक है, ठीक है। अब क्या है आपके पास? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी चीज को क्या एक्सप्लेन किसने किया था? फिर फेल हुई तो एक्सप्लेन किसने किया था? एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कब किया था? 1905 में। नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सही बात है कि लाइट किससे बनी है? छोटे छोटे बिट्स से, डिस्क्रीट जो है, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है लाइट। सही बात है, लाइट डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बनी है। टाइनी लिख दो इसे, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, मिलकर बनी है, जिनके पास क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? इनको ही या इंग्लिश में इनको ही ऐसा लिख सकते हैं, इनको ही फोटोन कहा जाता है। फोटोन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट क्या है? आइंस्टाइन recognized the idea of, वही चीज ऊपर हिंदी में, यही चीज इंग्लिश में। recognize the idea of quantization। recognize the idea of quantization। और क्या कहा था? क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इन्होंने कहा कि सही बात है कि लाइट क्या है? क्वांटाइज्ड है। और लाइट क्या बनी है? और इन्होंने सेकंड बात क्या कही थी? लाइट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल आर कॉल्ड फोटोन। इनको ही क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। ठीक है, और फोटोन और लिख सकते हैं ईच फोटोन, याद लिखें, ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितनी होगी एनर्जी? वो होगी इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। और इन्होंने क्या किया था? इसकी हेल्प से सक्सेसफुली एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा और लिख लेते हैं। आज की क्लास कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक और चीज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कल हम सीधा पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो जो डिस्क्रीट जो लाइंस मिली थी, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई थी, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स, किस बात पे फेल हुई थी लिख सकते हैं, could not couldn't explain discrete spectral line, discrete स्पेक्ट्रल लाइन। जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन आई थी उनको नहीं बता पाए थे। ठीक, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन। तो फिर इसमें किसने एक्सप्लेनेशन दिया था, बोहर थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन, बोहर थ्योरी ने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज पोस्टुलेट या प्रपोज प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया था इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट different energy levels and having having quantized energy, quantized energy, having quantized energy, explain the different quantized energy level, यहाँ पे लिख दो quantized energy levels and having quantized energy। और इसका जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया था वो किसने दिया था, इसका जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया था आपके पास। ठीक है, किसने दिया था, फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने, लिखवाया भी है मैंने। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन वो दिया था फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने, फ्रैंक और किसने दिया था, हर्ट्ज ने, हर्ट्ज ने, फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने दिया था। किसने दिया था, फ्रैंक हर्ट्ज ने दिया था। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स के बारे में किसने बताया था, डिफरेंट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो उसके बाद क्या है आपके पास और भी फिनोमिना, जैसे कि आप बताएं कि हम बताएं कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, तो चलिए एक इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट। जब आपके पास क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स इस बात को एक्सप्लेन करने में असफल रही कि एक ही एंटिटी को, एक ही क्वांटिटी को कैसे आप पार्टिकल मान सकते हैं, कैसे वेव मान सकते हैं। ठीक है, तो आप एक और स्लाइड ऐड कर लीजिए, वो है वेव ड्यूअलिटी को नहीं, हाँ, वेव ड्यूअलिटी, या लिख सकते हो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो थी, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स फेल रहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन, ऐसे लिख सकते हैं, कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं कर पाई कि एक ही एंटिटी या क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी तो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक ही एंटिटीज को
ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लो जाए। एक ही चीज को, एक ही चीज, एक ही चीज दो अलग अलग चीजें कैसे हो सकती है, अलग अलग चीजें कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, मतलब हो सकती है। ड्युअलिटी को नहीं बता पाया कि एज ए पार्टिकल और एज ए वेव की कैसे बिहेव करते हैं। तो इस चीज का सॉल्यूशन किसने दिया था? डी बॉगली थ्योरी ने दिया था, ठीक है, डी बॉगली की थ्योरी ने, ठीक है, 1924 में एक्सप्लेन क्या किया था? एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, वेव पार्टिकल पार्टिकल ड्युअलिटी। कैसे पता चला था वेव पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से, ठीक है। प्रपोज दी ड्युअलिटी कैसे? इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से, इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से। आपने फ्रेंच बॉन्डन प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, मॉलिक्यूलर फिजिक्स का क्वेश्चन है वो तो। अलग अलग है दोनों चीजें। जब मॉलिक्यूलर में वाइब्रेशन लेवल के बीच ट्रांजिशन देखा जाता है उसको बोलते हैं फ्रेंच, ठीक है। कौन सा ट्रांजिशन होगा, किसकी, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी। चलो इतना लिख लिया, पहले बता देता हूँ। फ्रैंक हर्ट्ज अलग है, फ्रैंक कोंडोन अलग है, ठीक है। फ्रैंक कोंडोन क्या बताता है आपके पास? फ्रैंक हर्ट्ज तो एनर्जी जिसके, हर एक एनर्जी के पास कितना n1 एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, n2 लेवल है, इसके पास एनर्जी है मान लीजिए कितनी, -13.6, और इसके पास कितनी थी, मैंने बताया था 13.6 n स्क्वायर, 3 -3.4। तो हर एक एनर्जी लेवल के पास जो एनर्जी है वो अलग अलग है, -1.51 ऐसा कुछ था। तो हर एक एनर्जी लेवल के बाद डिस्क्रीट एनर्जी आ रही है ना। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था एक्सपेरिमेंटल, अरे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी करता है एमएससी में, बीएससी में, ठीक है। तो ठीक है, और जो फ्रैंक बॉन्डन प्रिंसिपल बताता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपने से, चलिए आइडिया भी दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा कुछ देखा होगा आपने, जो फ्रैंक बॉन्डन प्रिंसिपल बना होगा ऐसा देखा होगा, ये है, ऐसे लेबल्स बना होगा आपके बुक में देखा, फिर एक इधर बना रखा, ऐसा बना रखा, और इतनी दूर तो नहीं हो गया, ज्यादा दूर हो गया, चलिए ठीक है, समझ लो बस। तो मान लीजिए ऐसा ट्रांजिशन, ठीक है, ये एनर्जी लेवल से थोड़ा सा मैं इसको इधर बना देता हूँ हल्का सा, ठीक है, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैंड है, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मान लीजिए क्या है, बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। इनमें वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, इनमें कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा, ये अगर ये मोस्ट इंटेंस होगा तो आप ऐसे दिखाते हो, ये मोस्ट इंटेंस है जी। इसके 3 कंडीशन बताए जाते हैं ना, क्या बताता है आपके पास, ये देखिए मोस्ट इंटेंस होगा, फिर ऐसा बनाया जाता है, फिर ऐसा, फिर ऐसे धीरे धीरे, और एक में ऐसा भी बनाया जाता है कि आपके पास ये मोस्ट इंटेंस आता है, उसके बाद ऐसा कंटिन्यूस आता है, ये भी बनाया जाता है। और फिर एक में ऐसा बनाया जाता है कि आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे राइट साइड भी बनाया जाता है इसमें, बना था ना। तो ये जो वाइब्रेशनल लेवल है, जो V1, V2, V3, ये डैश मान लो अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, इनके बीच कौन सा ट्रांजिशन अलाउ है, कहां से कहां ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन की इंटेंसिटी के बारे में कौन बताता? फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल बताता, मॉलिक्यूलर फिजिक्स का ये, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन पढ़ते हैं, देखो प्योर रोटेशन पढ़ लेते हो, वाइब्रेशन पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हो, फिर आप आते हैं फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। क्लियर है इतना? तो कल पढ़ेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। आज के लिए हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास खत्म होता है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बारे में सारी चीजें कर जाएंगे।